नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं बिहार स्टडी सेंटर में। देखिए दोस्तों, आज जो हम बात करेंगे वो हम क्या बात करेंगे दोस्तों, यानी कि जो मगध का जो अंतिम शासक कौन था, यानी हर्यक वंश का। मगध का सबसे प्राचीन, जो कि बौद्ध ग्रंथों के अनुसार हर्यक वंश थे, उनका अंतिम शासक कौन था मेरे प्यार दोस्तों? कौन था आप लोग बताएंगे दोस्तों? उसका नाम क्या था? नागदशक। और उनकी हत्या कौन किए थे? तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपको बता दूं, शिशुनाग ने किए थे। उसके हम आगे चर्चा करेंगे। तो आप लोग बताएंगे दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? ठीक है, आप लोग बताएंगे दोस्तों। तो आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और इस अप्रैल के महीने में कभी दोस्तों, अप्रैल फूल तो कभी बनाए ही होंगे। और साथ ही अभी गर्मी का मौसम है, तो भाई आप कोल्ड ड्रिंक पी पी के काम चलाइए, और कोल्ड ड्रिंक पी पी के भाई मस्तिष्क को जो है ना, ठंडा रखें। ठीक है, ज्यादा पीना मत, नहीं नहीं तो भाई ये बहुत खराबी चीज है। ठीक है, और आपने अपनी प्रैक्टिस अपनी प्रैक्टिस कंटिन्यू रखिए। मैं एक चीज आपको बता दूं मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि हम रोज बताते हैं, ठीक है, कि भाई आपको प्रैक्टिस सेट लेना है। ठीक है, प्रैक्टिस सेट लेना है तो आप इस नंबर पर कॉल करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, 800 810 82100 85103 85। बस सही से लिख देता हूँ। देखिए, अगर प्रैक्टिस सेट लेना चाहते हैं दोस्तों, प्रैक्टिस सेट चाहिए, यानी कि आपको देखिए, जब बिहार पुलिस का एग्जाम होगा तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन जो आएंगे वो इनसे रिलेटेड रहेंगे। और साथ ही आपका जो कितने मेहनत किए हैं, इनका जो निखार जो आता है दोस्तों, वो प्रैक्टिस सेट से ही आता है। कहने का मतलब, सोने में जो सुहागा जो डालते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ प्रैक्टिस करके ही तब हमें कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि अब जो है इस एग्जाम को हम पूरी तरह से सॉल्व कर देंगे। क्वेश्चन को सॉल्व करने का पावर हम में क्षमता आ जाती है। ठीक है, तो भाई आप प्रैक्टिस सेट ले। प्रैक्टिस सेट की बात किया जाए तो मैं हर रोज बात करता हूँ। इसमें कितने सेट रहेंगे? 30 सेट रहेंगे, और 1000+ क्वेश्चन रहेंगे दोस्तों। इसको लेना चाहते हैं तो वो 810082 है। सॉरी दोस्तों, एक सेकेंड। 8210085103, इस नंबर पे आप मैसेज करेंगे। ये व्हाट्सएप नंबर है, और यहाँ आप मैसेज करके, ठीक है, टीम द्वारा आपको अटेंड किया जाएगा वहां से। अगर दूसरी अगर बात करते हैं तो आप एप्लीकेशन पे जाइएगा। एप्लीकेशन पर 24 आवर स्टडी सेंटर पर, ठीक है, स्टडी सेंटर पे, स्टडी सेंटर, ठीक है, वहां से आप मेरे प्यारे दोस्तों स्टोर वाले सेक्शन में जाइएगा। ठीक है, वहां पे आपको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, ये हमारी व्यवस्था की गई है, आपको घर बैठे आराम से मिल जाएगा। ठीक है, घर बैठे कोई चिंता लेने की जरूरत नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों। इसकी प्राइस की बात कर ले दोस्तों, तो 249 रुपया रखा गया है। ठीक है, अगर आप देखिए दोस्तों, और अगर ज्यादा मेहनत करना चाहते हैं, ज्यादा प्रैक्टिस सेट लगाना चाहते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, एक जो होते हैं लगभग 2000 क्वेश्चन। कितने भाई? 2000+ क्वेश्चन की एक सेट बनाएंगे। 2000+ क्वेश्चन की आप इतने क्वेश्चन कर लेते मेरे प्यारे दोस्तों, तो नहीं लगता है कि बिहार पुलिस जो है इससे अधिक पूछा जाएगा। ठीक है, ये बातें आपकी रही। तो चलिए दोस्तों, हम बात कर लेते हैं। ठीक है, वैसे तो आपको हम ये सब बताएंगे बताएंगे। चलिए, तो आज का जो हम कार्यक्रम आपको बताएं, जैसा कि ये प्राचीन भारत का, ये फर्स्ट नहीं मेरे प्यारे दोस्तों, दूसरा लेक्चर होगा। क्या होगा भाई? दूसरा लेक्चर होगा। ठीक है, ये क्या होगा? दूसरा लेक्चर है। और एक सेकेंड दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ दूसरा लेक्चर होने वाली है। ठीक है, ये दूसरी लेक्चर होने वाली है। और कल के क्लास में हम बहुत सारी चीजों को बात किए थे, आप उनको रिवाइज करते रहिए, ताकि आपको दिमाग में जो है बातें बढ़ती रहेगी। ठीक है, हम बात करते हैं। तो हमने कल 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 क्या चीज से बात की थी? तो हमने कल 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 कल
क्या क्या देखा था उनकी हम एक बार बात कर लेते हैं, ताकि एक बार रिकॉल हो जाए। तो देखिए, सबसे पहले हमने बात किया था मेरे प्यारे दोस्तों, कि देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमने बात किया था कि बिहार के इतिहास, ठीक है, बिहार के इतिहास। और बिहार के इतिहास में हम लोगों ने जाना कि बिहार का नाम बिहार क्यों पड़ा, प्राचीन नाम बिहार क्यों पड़ा, और उसके बाद बिहार कैसे हुआ, इनकी जानकारी हमने बात की। ठीक है, ये बात देखिए। उसके बाद हमने बात किया कि मगध, वैदिक काल की बात की, वैदिक काल में ये सब जानकारी मिला। ठीक है, उसके बाद मगध, जहाँ मगध, ठीक है, 3 महाजनपद के उदय देखने को मिलता है। उसके बाद भाई 1600 शताब्दी में, 16 सदी में मेरे प्यारे दोस्तों, 16 सदी में तीन, कितने भाई, तीन, तीन, 16 सदी सदी में हमें बिहार में तीन क्या मिलते हैं भाई, महाजनपद मिलते हैं। ठीक है, महाजनपद मिलते हैं। ठीक है, महाजनपद। वैसे तो 16 मिलते हैं, लेकिन 16 में से मेरे प्यारे दोस्तों तीन मिलते हैं। ठीक है, जिनमें से कौन कौन सा मेरे प्यारे दोस्तों, तो अंग, 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 वज्जी, वो अंग, वज्जी और महाजनपद। ठीक है, महाज मगध, मगध था। ठीक है, और इसमें हम पर इसका अंग का प्रतापी राजा कौन थे मेरे प्यारे दोस्तों, या अंतिम शासक बताया जाए तो अंगराज कर्ण थे। कौन थे भाई, अंगराज कर्ण थे। ये भी मैं आपको बता दिया था, अंगराज कर्ण। ठीक है, ठीक है। और उसके बाद वज्जी की बात किया जाए तो वज्जी की राजधानी वैशाली थी, और इसके क्षेत्र में 8 प्रांत हुए थे। और लिच्छवी के आप नाम सुने होंगे, जिसमें आपको बताया था कि ये पहली, विश्व की पहली गणतंत्र है। ठीक है, मगध की बात किया जाए तो मगध के दो पहलू थे, दो चरणों में देखा गया। एक तो पुराणों के अनुसार, पुराणों के अनुसार देखे थे तो पुराणों के अनुसार क्या था मेरे प्यारे दोस्तों, बृहद्रथ वंश, जिसका प्रतापी शासक जो था वो जरासंध था। जरासंध का अखाड़ा कहाँ है, वो राजगीर में है। और जरासंध की मृत्यु, मृत्यु कौन, किसके द्वारा हुआ था, तो भीम के द्वारा। ठीक है, उसके बाद मगध की हम बात करें, पुराना बौद्ध ग्रंथों के अनुसार, तो पुराना जो था मेरे प्यारे दोस्तों, वो हर्यक वंश थे। ठीक है, और हर्यक वंश की स्थापना कौन किए थे, बिंबिसार किए थे। बिंबिसार के बारे में बहुत सारे बातें की। उसके बाद हमने बिंबिसार के बाद कौन, किसके बारे में बात किया, अजात शत्रु के बारे में बात किया। अजात शत्रु के बाद हमने किसके बात किया भाई, सॉरी, बिंबिसार। ठीक है, उसके बाद ने बिंबिसार के बाद अजात शत्रु के बात की, और अजात शत्रु के बाद हम उदयन की बात किए। और उदयन की बात करने पर मेरे प्यारे दोस्तों, उदयन, और उदयन की बात करें, और उदयन ने मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है, सोन, गंगा और सोन, गंगा और सोन न, गंगा, गंगा और सोन नदी पर पाटलिपुत्र नामक नगर बनवाए, पाटलिपुत्र नामक नगर बनवाए। ठीक है, नगर बसाया। ये भी बातें आपको हमने बता दिया था। ठीक है, तो ये बातें, उसके बाद हमने बताया हर्यक वंश का अंतिम जो शासक था कौन था मेरे प्यारे दोस्तों, नागदशक। ठीक है, नागदशक थे, कौन थे, नागदशक। ठीक है, और नागदशक का मंत्री कौन था मेरे प्यारे दोस्तों, मंत्री जो थे, मंत्री कौन थे, महापदम नंद। कौन थे मेरे प्यारे दोस्तों, क्या थे, महापदम नंद थे, नहीं, शिशुनाग थे। इसका मंत्री कौन थे मेरे प्यारे दोस्तों, शिशुनाग, शिशुनाग थे, शिशुनाग मेरे प्यारे दोस्तों, कौन थे, शिशुनाग। और जिसने मेरे प्यारे दोस्तों, शिशुनाग ने नाग दशक की अंत कर दिया। ठीक है, क्या कर दिया, अंत कर दिया। उसके पश्चात इन्होंने मेरे प्यारे दोस्तों शिशुनाग वंश का, शिशुनाग, ठीक है, शिशुनाग वंश का स्थापना किया। ठीक है, किसका वंश का स्थापना किया, तो शिशुनाग का वंश का स्थापना किया। यहाँ तक कि हमने बात कर ली थी। ठीक है, तो चलिए हम बात कर लेते हैं शिशुनाग वंश की। ठीक है, चलो भाई, चलो हम बात करते हैं शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश की अगर बात किया जाए दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, हम पहले इनको नोट कर लेते हैं, ये मत नोट करना, हम बताते हैं। ठीक है, शिशुनाग वंश,
शिशुनाग वंश। अब देखिए दोस्तों, शिशुनाग की बात किया जाए, तो शिशुनाग वंश की अगर बात किया जाए, तो ये शिशुनाग वंश की स्थापना 412 ईस्वी में किए थे। शिशुनाग वंश की स्थापना कब किया गया था मेरे प्यारे दोस्तों? शिशुनाग वंश की स्थापना 412 ईस्वी में किया गया था। 412 बीसी में किया गया था। बीसी में किया गया था मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है, ये बात आप याद रखेंगे। शिशुनाग का देखिए दोस्तों, शिशुनाग जो कि मेरे प्यारे दोस्तों, शिशुनाग शिशुनाग ने मेरे प्यारे दोस्तों हर्यक वंश के अंतिम शासक, ठीक है, हर्यक वंश के अंतिम शासक कौन थे? अंतिम शासक नागदशक। अंतिम शासक नागदशक। नागदशक की हत्या करके नागदशक की हत्या करके शिशुनाग वंश की स्थापना की थी। शिशुनाग सॉरी भाई, शिशुनाग वंश की स्थापना की थी। वंश की स्थापना की थी। ये बातें आप याद रखेंगे। ठीक है, स्थापना किए थे। ठीक है, शिशुनाग। तो हमने क्या बताया कि देखिए दोस्तों, पहली बात आप देखो भाई, शिशुनाग कौन था? तो ये जो था मेरे प्यारे दोस्तों, नाग दशक के मंत्री थे। ठीक है, नाग दशक के मंत्री जो थे, तो ये शिशुनाग के मन में आ गया कि भाई क्यों ना हम भी राजा बने। ठीक है, तो इनको शिशुनाग जो है, नाग दशक के धोखे से हत्या करवा देता है। ठीक है, और धोखे से हत्या करने के बाद ये शिशुनाग वंश की स्थापना करता है। ठीक है, और शिशुनाग की स्थापना करता है कब मेरे प्यारे दोस्तों? तो 412 बीसी में करता है। कहाँ करता है, कब करता है? तो 412 बीसी में करता है। ठीक है, किसकी हत्या करके मेरे प्यारे दोस्तों? तो नाग दशक को हत्या कर। अब जैसे ही राजा बनता है मेरे प्यारे दोस्तों, ये राजधानी कहाँ बनाता है? राजधानी इनकी कहाँ पर रहती है? तो राजधानी जो है, देखिए दोस्तों, राजधानी राजधानी कहाँ बनाते हैं ये शिशुनाग? राजधानी वैशाली को बनाते हैं। कहाँ भाई? वैशाली को। ठीक है, वैशाली को। ठीक है, किसको बनाते हैं? वैशाली को। वैशाली को। ठीक है, वैशाली वैशाली को बनाते हैं। ठीक है, वैशाली को बनाते हैं। ठीक है, ये बातें हो गई। अब शिशुनाग जो है मेरे प्यारे दोस्तों, कुछ विस्तार भी करते हैं, अपने राज्यों का विस्तार करते हैं। ठीक है, और ये शिशुनाग मेरे प्यारे दोस्तों वत्स और कौशल पर आक्रमण करते हैं। पहले तो ये वत्स पर आक्रमण करते हैं, और वत्स को आक्रमण करके, ठीक है, वहां के राजाओं को चारों तरफ से घेर के पराजित कर दिया। ठीक है, तो वत्स को जीत कर लिया। ठीक है, जब ये घर पे आया, यानी कि जब दरबार पे आया, ठीक है, जब दरबार में आया दोस्तों, तो ये क्यों ना ये सोचा कि वत्स को तो मिला ही लिए हैं, तो वत्स का जो सेना रहेगा इसी के पास, इसके पक्ष में आ गया सारा सेना। ठीक है, क्यों ना मेरे प्यार दोस्तों कौशल को भी जीत लिया जाए। ठीक है, तो उसके बाद ये कौशल को आक्रमण करता है, और उनको भी पराजित करके मेरे प्यार दोस्तों कौशल को भी अपने मगध साम्राज्य में मिला लेता है। यानी कि मेरे पास शिशुनाग, ठीक है, शिशुनाग वत्स और शिशुनाग वत्स और से वत्स और कौशल मगध साम्राज्य में मिलाया था, विस्तार किया था, मिलाया था। ठीक है, मिलाया था। इनकी बातें याद रखेंगे। ठीक है,
इतनी बात याद रखेंगे। शिशुनाग के बाद कौन राजा बनता है भाई? तो शिशुनाग के बनता राजा बनता है कौन? कालाशोक। कौन बनता है मेरे प्यारे दोस्तों? कालाशोक बनता है। मगध महाजनपद कहें या मगध में मिला ले, ठीक है, मगध में मिला लिया गया। और इसके बाद बनता है मेरे प्यारे दोस्तों कालाशोक। कौन बनता है इसके बाद? कौन बनता है? तो कालाशोक बनता है। तो यहां पर लिख ले, ठीक है, यहां पर उसके बाद काला, इसकी मृत्यु हो जाती है और इसके बाद बनता है कालाशोक, ठीक है, कालाशोक। उसके बाद कौन बनता है मेरे प्यारे दोस्तों? कालाशोक बनते हैं उसके बाद, ठीक है, कौन बनते हैं? कालाशोक। कालाशोक, ठीक है। कालाशोक की बात किया जाए मेरे प्यारे दोस्तों, तो ये जो है कालाशोक जैसे ही गद्दी पर बैठते हैं, जैसे ही राजा बनते हैं, तो मेरे प्यारे दोस्तों इसके द्वारा शिशुनाग द्वारा जो वैशाली को राजधानी बनाया गया था, इसके द्वारा शिशुनाग द्वारा जो वैशाली को राजधानी बनाया गया था, यानी इसके पिताश्री द्वारा राजधानी जो बनाया गया था, सबसे पहले उसी को परिवर्तन किया, ठीक है। किसको परिवर्तन किया मेरे प्यारे दोस्तों? तो सबसे पहले उसी को परिवर्तन किया, ठीक है। और उसके इस, ठीक है, और ठीक है, तो देखिए दोस्तों, तो पहला पहला जो चीजें लिखेंगे, पहला जो बातें लिखेंगे दोस्तों मेरे प्यारे दोस्तों, तो इसने काला शोक ने मेरे प्यारे दोस्तों, काला शोक, एक सेकेंड दोस्तों, चेंज क्यों नहीं होता है मेरे? मजा तो अब आएगा। देखिए दोस्तों, कालाशोक, कालाशोक ने मेरे प्यारे दोस्तों, कालाशोक की अगर बात करें, तो कालाशोक जो इनके पिता से द्वारा जो राजधानी बनाया गया था वैशाली को स्थानांतरित करता है। कालाशोक ने राज कालाशोक ने राजधानी को मेरे प्यारे दोस्तों, राजधानी को राजधानी को कहाँ के, राजधानी राजधानी वैशाली को मेरे प्यारे दोस्तों, वैशाली को पाटलिपुत्र स्थापित कर दिया, पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर दिया, स्थानांतरित कर दिया, कर दिया, ठीक है। दूसरी बात हम ये बात करेंगे दोस्तों, काला शोक जो थे, ये थोड़े बहुत अपने सन की टाइप के थे, थोड़े बहुत थे, ज्यादा नहीं। तो ये बस अपने पिता के द्वारा जो बनाए गए थे, क्योंकि पाटलिपुत्र जो था वो भी विकास विकास के स्तर पर था, जिन कारणों से मेरे प्यार दोस्तों ये पाटलिपुत्र को बना दिया गया, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, आप ये बातें यहां पर रखेंगे कि काला शोक के काल में ही, काला शोक के काल में ही मेरे प्यार दोस्तों, काला शोक के काल में ही, काल में ही दूसरी बौद्ध संगति हुई। क्या हुई भाई? दूसरी बौद्ध संगति हुई, दूसरी बौद्ध संगति वैशाली में हुई, ठीक है, दूसरी बौद्ध संगति, संगति थी, दूसरी बौद्ध संगति वैशाली में आयोजन किया गया, ठीक है, वैशाली में आयोजन, आयोजन किया गया, ठीक है, आयोजन किया गया। ये बातें आप याद रखेंगे। तो काला सुख में जा देखिए दोस्तों, हम तो पहली बात बिहार के इतिहास पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसमें हम भारत के इतिहास से कोरिलेट तो करेंगे, लेकिन बहुत ही कम चीजें हम इसमें देखेंगे जिससे कि बिहार से रिलेटेड है, ठीक है। और इस वंश का जो अंतिम शासक है वो कौन है मेरे प्यारे दोस्तों? नंदी वर्मन है, ठीक है। इस वंश का, यानी कि मेरे प्यारे दोस्तों शिशुनाग वंश का, शिशु शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन है भाई? अंतिम शासक, शासक कौन है? तो अंतिम शासक नंदी वर्मन है। कौन है भाई? नंदी वर्मन है, ठीक है, नंदी वर्मन
नंदी वर्धन है, नंदी वर्धन है, ठीक है, नंदी वर्धन। और इसकी हत्या कौन कर देते हैं, इनके शिष्य, ठीक है, नंदी वर्मन, नंदी वर्धन, नंदी वर्धन की जो, नंदी वर्धन के मंत्री, के मंत्री कौन रहते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, मंत्री जो है वो कौन है, तो महापदम नंद था। क्या है, नंदी वर्मन के मंत्री कौन थे मेरे प्यारे दोस्तों, नंदी वर्धन, सॉरी वर्धन हो जाएगा, नंदी वर्धन की मंत्री जो है महापदम नंद, इनका हत्या कर देते हैं, ठीक है। और उसके बाद महापदम नंद एक नंद वंश की स्थापना करते हैं। तो नंदी वर्धन के मंत्री महापदम, महापदम नंद, पदम, पदम, महापदम के द्वारा इनकी हत्या होती है, इनकी हत्या हो जाती है। ठीक है, ये बात कहेंगे, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, हमने क्या बताया कि देखिए दोस्तों, काला शोक किसके बाद काला शोक आता है, तो मेरे प्यारे दोस्तों शिशुनाग वंश के बाद काला शोक आता है, ठीक है। काला शोक जैसे ही आता है तो ये राजधानी कहाँ पे बना लेता है, तो वैशाली बना लेता है, ठीक है। और जैसे ही इसी के काल में मेरे प्यारे दोस्तों दूसरी बौद्ध संगति होता है, ठीक है। और मेरे प्यारे दोस्तों शिशुनाग वंश का जो अंतिम शासक है वो कौन है, तो ये नंदी वर्मन है मेरे प्यारे दोस्तों। और किसके, नंदी वर्मन का जो हत्या हो जाता है वो किसके द्वारा होता है, तो मेरे प्यारे दोस्तों याद रखना, महापदम नंद के द्वारा, महापदम के द्वारा, महापदम नंद के द्वारा इनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। आप देखिए दोस्तों, आप देखिए एक कहानी है कि आप जैसा करोगे ना वैसा ही पाओगे। आप देखिए एक तरफ शिशुनाग, शिशुनाग ने मेरे प्यारे दोस्तों नाग दशक को हत्या कर दिया था, ठीक है। और वहीं पर मेरे प्यारे दोस्तों शिशुनाग वंश का जो अंतिम शासक कौन, नंदी वर्मन, जिसकी हत्या कौन कर देते हैं, तो महापद्म नंदन कर देते हैं। कौन कर देते हैं, महापद्म नंद कर देते हैं। बड़ी अजीब सी कहानी है, इतिहास कहता है ना, और कहावत भी सच्ची होती है, ठीक है। अब क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों, तो अब तो होता है महापद्म नंद की स्थापना होती है। क्या होती है, नंद वंश की स्थापना होती है। क्या किसकी होती है भाई, नंद वंश की स्थापना होती है। और राजा सब भाई, मंत्री सब अपने अपने चौटाल होता है, ठीक है। मंत्री सब जो होता है अपने अपने चोट, चोट पे ध्यान देता है, ठीक है, ताकि हम इसको चोट पहुंचाएं और कब हम राजा बने, इसकी कहानी है। तो अब हम बात करते हैं दोस्तों नंद वंश की, ठीक है। नंद वंश की बात करते हैं, किसकी, नंद वंश की स्थापना की बात करते हैं, नंद वंश की बात करते हैं, ठीक है। नंद वंश की, और नंद वंश की बात किया जाए तो इनकी संस्थापक कौन थे मेरे प्यारे दोस्तों, इसे नंद वंश, ठीक है। नंद वंश की स्थापना कब हुई थी, तो भाई आप याद करेंगे शिशुनाग की स्थापना जो हुई थी 412 में। ये डेट जो है आप जरूर याद रखेंगे। और नंद वंश की अगर बात किया जाए तो नंद वंश की जो स्थापना हुई थी कब हुई थी मेरे प्यारे दोस्तों, 344 बीसी में हुई थी, ठीक है। इसका संस्थापक कौन था, खुद महापद्म नंद थे मेरे प्यारे दोस्तों। कौन थे, महापद्म नंद थे, ठीक है। कौन थे मेरे प्यारे दोस्तों, महापद्म नंद थे, ठीक है। नंद वंश की स्थापना दोस्तों, यह दोस्तों नंद वंश की स्थापना, ठीक है दोस्तों, नंद नंद वंश की स्थापना, नंद वंश की स्थापना जो है कौन, कब हुई थी, 344 बीसी में, 344 बीसी में किया गया था, किया गया था, ठीक है, किया गया था। और नंद वंश की, नंद वंश, नंद वंश की आस्था, ठीक है, नंद वंश की स्थापना 344 बीसी में किया गया था। किसके द्वारा किया गया था मेरे प्यारे दोस्तों, तो याद रखना है बिंबिसार के द्वारा। किसके द्वारा, बिंबिसार, बिंबिसार नहीं भाई, महापद्म नंद के द्वारा। हम ही तो कहानी वहीं पर चल जाता है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों महापद्म नंद के द्वारा, महा
महापदम, क्या बात है भाई, बहुत पदम, महापदम नंद के द्वारा मेरे प्यारे दोस्तों, के द्वारा ये क्या थे, शिशुनाग वंश के, शिशुनाग, शिशुनाग वंश के अंतिम शासक जो थे, कौन थे अंतिम शासक, नंदी वर्मन, अंतिम शासक नंदी वर्मन थे, क्या थे, अंतिम शासक नंदी वर्मन, नंदी वर्मन का वर्धन का क्या किया गया, हत्या, अंत कर, क्या अंत कर नंद वंश का स्थापना किया गया, नंद वंश का स्थापना किया गया। ठीक है, नंद वंश का स्थापना किया। ठीक है, महापदम नंद को। आप देखिए दोस्तों, महापदम एक ऐसा शासक है, महापदम नंद एक ऐसा शासक है जिन्होंने जिन्होंने मेरे प्यारे दोस्तों कलिंग पर पहली बार आक्रमण किया था। ठीक है, कलिंग को पहली बार आक्रमण किया था। तो आपसे अगर पूछा जाए, ठीक है, ये देखिए दोस्तों, सबसे पहले ये बात है कि आपको अगर पूछा जाए कलिंग पर सबसे पहले आक्रमण करने वाला शासक कौन है और दूसरी बार आक्रमण करने वाला शासक कौन है, तो भाई दूसरी आक्रमण करने वाला शासक वो कौन है, अशोक है। और क्यों ये बात हमें बात प्रसिद्ध क्यों हो जाती है, क्योंकि कलिंग युद्ध के बाद ही अशोक क्या करते हैं, शांति का धर्म अपनाते हैं। लेकिन हमें ये बात याद रखना है कि महापदम नंद के द्वारा ही महापदम नंद के द्वारा ही क्या हुआ था, कलिंग पर क्या क्या किया गया था, आक्रमण किया गया था। और उस आक्रमण के दौरान कलिंग के जो राजा है वो पराजित हो जाते हैं और कलिंग को क्या कर लेते हैं, अपने मगध साम्राज्य में ये मिला लेते हैं। ठीक है, तो ये बातें याद रखेंगे। तो यानी कि मेरे प्यारे दोस्तों महापदम एक ऐसे राजा रह चुके हैं जिन्हें महापदम एक ऐसे राजा जो पहली बार महापदम नंद ऐसे राजा थे, ऐसे शासक थे दोस्तों, ऐसे शासक थे जिन्होंने पहली बार दोस्तों, पहली बार किसको मिलाया गया था, कलिंग को, पहली बार कलिंग को मगध साम्राज्य में मिलाया गया था, मगध साम्राज्य में मिलाया गया था। ठीक है था, ये बातें आप याद रखेंगे। उसके बाद मेरे दोस्तों आपको बता दूं, उसके बाद क्या हुआ, अब जैसे ही ये नंदी महापदम नंद ने मेरे प्यारे दोस्तों क्या क्या कलिंग पर आक्रमण किया, तो कलिंग पराजित हो गए और इसी कारण से मेरे प्यारे दोस्तों ये कलिंग को अपने मगध साम्राज्य में मिला लिया। और उसके बाद मेरे प्यारे दोस्तों ये क्या करते हैं, ये एक राट की उपाधि धारण करते हैं। ठीक है, ये एक राट की उपाधि भी धारण करते हैं, ये धारण करते हैं। तो इस वंश, ठीक है, तो आपसे अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि एकराट की उपाधि धारण करने वाले कौन से शासक हैं मेरे प्यारे दोस्तों, तो आप क्या जवाब देंगे दोस्तों, ठीक है, तो कौन जवाब देंगे, महापदम नंद। ठीक है, याद रखेंगे। ठीक है, तो ये एकराट की उपाधि भी धारण किए थे। ठीक है, वो एकराट की उपाधि धारण भी किए थे दोस्तों, भी की। ठीक है, और इसे मेरे दोस्तों ये क्या थे, ये जो थे ये गैर क्षत्रिय थे, महापदम नंद गैर क्षत्रिय थे। कौन थे भाई, गैर क्षत्रिय थे, क्षत्रिय थे जिन्होंने क्षत्रियों का, मेरे प्यारे दोस्तों, क्षत्रियों का विनाश करने का प्रण लिया था, जिन्होंने क्षत्रियों का विनाश करने का प्रण लिया था, विनाश
करने का प्रण लिया था। ठीक है, प्रण लिया था। अब देखिए दोस्तों, आप यहां पर यह बात समझेंगे। देखिए दोस्तों, महापद्म नंद, महापद्म नंद जैसे ही, पहली बात तो ये राजा क्षत्रियों का नाश करने के लिए ही बने, क्योंकि इनके शासन काल में जो राजा थे, कालाशोक ये और राजा जो थे, पता नहीं कोई कारण हुआ होगा, यानी कि क्षत्रियों को क्या करते थे भाई, उन्हें परेशान करते थे। ठीक है, और जिन कारण से महापद्म नंद ने अपने राजा राजा अपने राजा किसको, शिशुनाग वंश के जो अंतिम राजा नंदी वर्मन को हत्या कर दिया, और इसी बदला के कारण मेरे प्यारे दोस्तों राजा बने थे। ठीक है, और उसके बाद ये राजा बना तो ये क्षत्रियों का जो है सर्व क्षत्रियों का नाश करने वाला बना। ठीक है, क्षत्रियों को नाश करने का प्रण लिया था। ठीक है, और इसे परशुराम का अवतार भी कहते हैं दोस्तों। क्यों कहते हैं, तो देखिए, परशुराम की बात किया जाए तो भाई परशुराम की अलग ही कहानी है। ठीक है, आपने सुना होगा परशुराम को, रामायण में सुना होगा। ठीक है, अब जिस बात करते हैं, जब जनक के दरबार में जब जनक के दरबार में धनुष तोड़ की आयोजन किया गया था, यानी सीता जो धनुष तोड़ेंगे उन्हीं से सीता का विवाह किया जाएगा, इनकी आयोजन की गई थी। ठीक है, तो वहां पर श्री राम प्रभु जी सब आए थे, बहुत अनेकों राक्षस आए थे भाई, कई राजा तो है धनुष उससे उड़ता नहीं था। ठीक है, पहला पहला राजा, आप एगो एगो पहला बार जो राजा गया, पहला बार एगो राक्षस था। ठीक है, वो गया, कहीं का राजा था, वो गया तो उठाने के लिए, सबसे पहले तो धनुष को उठाओ, तो भाई पहले वो उठाने गया, उससे उठाने पहले क्या हाथ है, इससे इससे उठा, जैसे ये तीर तीर यहाँ पर रखा है तो इससे उठा रहा था, टूट जाएगा, लेकिन उससे उठा नहीं भाई, फिर दोनों हाथ से दोनों हाथ लगा दे, उससे भी नहीं उठा। सब राजा हंसने लगे। ठीक है, आके सीधे बैठ गए। उसके बाद सब बारी बारी से धनुष को उठाते गए, लेकिन किसी से नहीं उठा, और आखिरकार भाई कई राजा एक ही साथ उठाने लगे, तब पर भी नहीं उठा। लेकिन जनक जी ने कहा कि भाई इस भरे दरबार में कोई ऐसा शासक नहीं है जो इस धनुष को उठा सकते। बहुत लज्जित हो गया, लेकिन लक्ष्मण जैसे क्रोधित, बोला कि नहीं, मैं हमें एक बार ऑर्डर मिल जाए, श्री राम प्रभु जी मेरे भैया जी एक बार ऑर्डर दे दें तो मैं धनुष क्या पृथ्वी को गोल गोल कई खुंडों में टुकड़ी करके बांट दूंगा, ऐसा गुस्सा से बोला था भाई। तो राम ने कहा शांत हो जा बच्चा, अभी शांत हो जाओ, अभी तुम्हारी खेलने की उम्र नहीं, ये सब गुस्सा करने की उम्र नहीं है, पृथ्वी को नष्ट कर वस्त करने की उम्र नहीं है भाई, संसार को बचाओ। ठीक है, उसके बाद श्री राम प्रभु जी खुद उठे और धनुष को उठा के तोड़ ताड़ दिए। ठीक है, उसके बाद आता है परशुराम, उसके उसके दरबार में, जनक दरबार में। ठीक है, कई राजा जो उसे प्रणाम करते, प्रणाम प्रभु जी, कहते क्योंकि क्रोधित हैं, कहते कौन मेरे शिव धनुष को तोड़ा है। ठीक है, तो धनुष को कोई नहीं बताता है। ठीक है, लक्ष्मण कहता है भाई ये धनुष क्या है, इसके बचपन में कई धनुष तोड़ चुके हैं। इस पर भाई परशुराम जो था बहुत गुस्सा हो गया। ठीक है, परशुराम जो थे बहुत गुस्सा हो गए थे दोस्तों। ठीक है, और ये भी ठीक है, उसके बाद पता चला, और लक्ष्मण जी जो है ना परशुराम को छोड़ा नहीं, जैसे देखता था उसको ऐसे से कर देता था। ठीक है, चिढ़ा देता था और क्रोधित हो जाता था। तो ये कहता है, परशुराम कहता है विश्वामित्र को, भाई इनको समझाओ समझाओ, किसके लड़का है ये भाई, इनके गुरु है। ठीक है, तो कहते हैं प्रभु ये नादान है, और इससे पहले परशुराम ने क्षत्रियों का नाश करने पर तुला था, मतलब क्षत्रियों का बहुत जगह पर ये नाश कर रहे थे। ठीक है, जिसे हनुमान जी इनको सबक सिखाकर भेज दिए गए। ठीक है, तो ये परशुराम के कारण, जिस कारण से देखिए दोस्तों, परशुराम ने भी क्षत्रियों का नाश करने पर तुले थे, और ये महापद्म नंद भी क्षत्रियों का नाश करने पर तुले थे, जिन कारण से इसे परशुराम के अवतार कहते हैं। ठीक है, और इसलिए इसे क्या कहते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, इसे सर्व इसे कहते हैं छत्रांतक कहते हैं, सर्व छत्रांतक कहते हैं, सर्व छत्रांतक, और परशुराम का अवतार कहते हैं। क्या परशु 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 परशुराम का अवतार भी कहते हैं। ठीक है, अवतार भी कहते हैं। ठीक है, परशुराम को अवतार भी कहते हैं। तो ये बातें आपको इसके बारे में, नंद वंश के यानी कि महापद्म नंद के बारे में जानकारी रखेंगे। ठीक है, जानकारी रखेंगे। इस वंश की जो जानकारी हमें मिलती है भाई, क्या बताऊं, हर रोज टेक्निकल इशू हो गई है, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग ऐसे ही बने रहेंगे। ठीक है,
थोड़ी टेक्निकल 3-4 दिन से टेक्निकल इशू चलती रहती है, तो इसके लिए सॉरी भाई। एक सेकेंड दोस्तों, खुलने दीजिए। तब तक बताओ मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो? ठीक ठाक हो? क्लास अच्छी लग रही है? ठीक है भाई, आप समझ समझ में आ। एक सेकेंड दोस्तों, अरे भाई साहब क्या हो जाता है, समझ में नहीं आता है। ठीक है, तो महापद्म नंद तक की हम बातें कर लिए थे। ठीक है, पद्म नंद, देखिए इसकी जानकारी जो है हमें कहाँ मिलती है? इसकी जानकारी जो है हमें हाथी गुफा अभिलेख से मिलती है। ठीक है, इसकी जानकारी हमें, इसकी जानकारी जो है इस वंश की, इस वंश की जानकारी, इस वंश के शासकों की जानकारी, शासकों की जानकारी हमें कहाँ से मिलता है? शासकों की जानकारी हाथी गुफा अभिलेख से मिलता है। कहां से भाई? हाथी गुफा अभिलेख से पता चलता है। हाथी गुफा अभिलेख से वो जानकारी प्राप्त होता है। ठीक है, जानकारी प्राप्त होता है। ठीक है, इस वंश के शासकों के हाथी गुफा से हमें पता चलता है। और इस वंश के अंतिम शासक कितने हैं मेरे प्यारे दोस्तों? सबसे पहले इस वंश में कितने शासक हैं मेरे प्यारे दोस्तों? इस वंश के 9 शासक, 9 शासक, 9 शासकों के बारे में हमें पता चलता है। ठीक है, जानकारी, शासकों के बारे में जानकारी मिलती है, 9 शासक के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, ठीक है। दूसरी बात, अगर हम बात करते हैं इस वंश के अंतिम शासक की बात करें, इस वंश की इस वंश के अंतिम शासक कौन थे मेरे प्यारे दोस्तों? अंतिम शासक कौन थे? तो भाई धनानंद। याद है भाई धनानंद कौन थे? भाई बहुत क्रूर था इस अंतिम शास शासक धनानंद थे। कौन थे भाई? धनानंद। जिसके काल में मेरे प्यारे दोस्तों, इसके ही काल में सिकंदर आए थे। बीसी में सिकंदर भारत आए थे। ठीक है, ये बात है, आप ध्यान रखो। अब देखो, मैं आपको बताया दोस्तों कि देखिए दोस्तों, इस वंश के जानकारी जो हमें मिलता है वो हाथी गुफा अभिलेख से मिलता है। ठीक है, और जानकारी प्राप्त होता है। इस वंश के 9 शासक के बारे में हमें जानकारी मिलता है, लेकिन सबसे अंतिम जो शासक है वो कौन है? इस वंश का अंतिम शासक धनानंद है। ठीक है, और धनानंद के ही काल में मेरे प्यारे दोस्तों कौन आते हैं? सिकंदर आते हैं। सिकंदर की अगर हम बात करें दोस्तों, इसे हम आपको बताऊंगा नहीं, सिकंदर के बारे में बता देता हूं। सिकंदर जो थे मकदूनिया के राजा थे और इनके पिता का नाम फिलिप थे।
ठीक है। और ये बचपन में ही ठान लिए थे कि मैं विश्व विजेता बनूंगा, ठीक है। इनके गुरु से शिक्षा अच्छी तरह से मिली और इनके गुरु जो माता थे उनने भविष्यवाणी की कि तुम अगर विश्व को भी जीत लेते हो, विश्व पूरे देश को जीत लेते हो, विश्व में तो भारत भी आता है, ठीक है। ठीक है, तो इनकी गुरु माता क्या कहती है कि अगर आप भारत, मगर क्या करना भाई, कहीं पर तुम पूरा जीत, भारत छोड़ के तुम अन्य देशों को अगर जीत लेते हो तो तुम विश्व विजेता कहलाओगे, लेकिन तुम भारत मत जाना, ठीक है। भारत मत जाना क्योंकि भारत से तुम्हारा काल मंडराएगा, ठीक है। उसके बाद कहा यही बात है, ये और रही बात है इसी बात यही बात बोला कि भारत जो है चुप जाएगा, तो इसी मन में भारत जो है चुपती रही, ठीक है। और ये सब चीज छोड़ छोड़ के दोस्तों भारत पर ही लगे रहते थे, ठीक है। तो आखिरकार मेरे प्यारे दोस्तों पंजाब के क्षेत्र में कौन आता है, पंजाब के क्षेत्र में पोरस राजा आते हैं और जिसे इसे घमासान युद्ध होती है मेरे प्यारे दोस्तों। घमासान जिसमें से पोरस हार जाते हैं, पराजित हो जाते हैं, समर्पण कर देते हैं और इनकी पत्नी सिकंदर की जो पत्नी होती है पोरस को भाई बना लेते हैं, ठीक है। और तभी से पोरस जो है सिकंदर का साथ लेने लगते हैं। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों जो सिकंदर जो है नंद वंश के काल में 326 में कहाँ आते, भारत में आते हैं, ठीक है। इस समय और सिकंदर को अगर बात किया जाए तो सिकंदर की बात किया जाए तो पहली बात है कि हमारे देश में चाणक्य जैसे महान गुरु हैं, इनके रहते हुए भाई पॉसिबल था कि भारत को जीत लें, ठीक है। भारत का कुछ पंजाब वाला क्षेत्र जीता, लेकिन पूरा भारत थोड़ी जीत पाएगा। अब इतना दूर वो एक भाग जो जीत लिया है, ये थोड़ी है कि पूरे भारत को जीत लिया है। चाणक्य जैसे गुरु हैं, उन्होंने भाई झेलम या व्यास नदी को पार करने से इनकी सेना इनकार कर दी थी। और ये जो कूटनीतिक जो थी, यानी कि इनकी कूटनीति किसकी थी, तो चाणक्य के थे, जिन कारण से भाई सिकंदर की सेना जो है व्यास नदी को पार करने से जहर की विष सबके एक तैयार किया था, ठीक है। ये बातें थी, ठीक है। उसके बाद देखिए दोस्तों, अब जो ये बातें हुई, धनानंद जो था एक क्रूर शासक था। धनानंद क्या था भाई, एक क्रूर शासक था। और इसको इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि मेरे प्यारे दोस्तों इसके शासनकाल में सिकंदर आए थे, जिस कारण से इसे पढ़ना पड़ रहा है। और पहली बात, दूसरी बात है कि चंद्रगुप्त ने इसको हराया था, इसलिए अंतिम शासक, इसलिए इसको पढ़ना पड़ता है ना, तो इसको हम वैसे ही फेंक देते हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, धनानंद एक क्रूर शासक था भाई। धनानंद की बात करें ना तो ये अपने साम्राज्य में जितनी भी अच्छी लड़की थी उनको अपने दरबार में बुला लेते थे और उससे रंग रलिया करते थे दोस्तों। समझो कितने क्रूर थे। और इतना ही नहीं मेरे प्यारे दोस्तों, अपने साम्राज्य में कोई भी अच्छा शासक या कोई लड़का मिल जाता था तो उसको कहीं ना कहीं चीर फाड़ करके उसे क्रूर बना दिया जाता था, ठीक है। और साथ ही मेरे प्यारे दोस्तों अपने साम्राज्य में कर की मात्रा बढ़ा दिया गया था। इस सब को देखते हुए चंद्रगुप्त के मौर्य के जो गुरु थे चाणक्य, ये दरबार में पहुंचे तो इससे बोला गया कि भाई देखो, तुमसे इस तरह से तुम नहीं चलाओ, साम्राज्य को अलग तरह से चलाओ, हमारे कहने पर चलाओ, हमारे इस तरह से नहीं चलाओ, हम जो लिखे हैं उसके हिसाब से चलाओ, ठीक है। तो बड़ा धनानंद बोला कि तुम हमें राज चलाने की बातें करो, हमें सिखा रहे हो, भाई तुम भागो यहाँ से। तो ठीक है, धनानंद ने चाणक्य को, ठीक है, अपमानित कर दिया गया था। और उसने, चाणक्य ने भाई टिकी का, अपनी भाई चोटी का क्या किया था, शपथ लिया था कि जब तक मैं तुम्हें इस पद से ना हटा दूं तो मेरा नाम तो चाणक्य रहेगी, लेकिन मैं जब तक टीकू को नहीं बांध पाऊंगा, ठीक है। अपनी